नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले भोपाल के अंबेडकर पार्क में आयोजित शक्ति प्रदर्शन में कर्मचारियों ने कहा कि मांगों का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो 26 अक्टूबर को भोपाल में 5 लाख से अधिक श्रमिकों का प्रदेशव्यापी महाप्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले 17 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हुए। संघ के प्रदेश मंत्री राजन नायर ने कहा कि वर्षों सेवा देने के बाद कर्मचारियों को बिना सुरक्षा हटाना अन्याय है। समान काम समान वेतन जैसी 46 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी सेवा शर्तें और नियम तय नहीं किए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों की मांगों पर कितना अमल करेगी सरकार, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न माध्यमों से सरकार की जानकारी बार बार ये चीज़ें ला रहे हैं कि उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी न्यूनतम वेतन, उनकी सुरक्षा, उनकी सर्विसेज पे ध्यान दिया जाए। लेकिन ऐसा जानकारी में आ रहा है सरकार इस मामले में गंभीर रूप से विचार नहीं कर रही है। देखिए, हमारी प्रमुख मांगें ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प दिया, 2023 में संकल्प पत्र है कि समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों का संविदा का लाभ दिया जाएगा और संविदा की तमाम सुविधाएं इनको प्रदान की जाएगी। या तो वो सरकार हमें संविदा का लाभ देवे, सारी तमाम सुविधाएं दे, या फिर हरियाणा की तर्ज पर निगम मंडल बना करके हमारी सामाजिक सुरक्षा करे और एक सम्मानजनक वेतन दे। साथ ही साथ हम सरकार से ये चाहते हैं कि ये बिचौलिया बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। चलिए, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है, सरकार इस पर कब और कैसे संज्ञान लेगी, ये एक सवाल भी है। लगातार, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनका प्रदर्शन हुआ है, लगातार इन चीज़ों पर ये आगे बढ़ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो भी इनकी प्रमुख मांगे हैं और जिस तरह से प्रतिक्रिया के माध्यम से ये बात समझ में आ रही है कि काफ़ी पहले से चीज़ें हैं प्रोसेस में, लेकिन काम हो नहीं पा रहा, तो आखिरकार इनको सड़कों पर आना पड़ा। दूसरी बात ये भी है कि 26 अक्टूबर को भी ये कह रहे हैं कि प्रदेशव्यापी महाप्रदर्शन करेंगे, तो क्या उसके पहले सरकार संज्ञान लेके इस मामले का निराकरण कर देगी? हम चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कुलदीप सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ से। कुलदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक इंदौरिया। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत कुलदीप जी पहले आपसे ही करूंगी, क्योंकि समस्या आप लोगों से जुड़ी हुई है। मुख्य रूप से जो मांगे हैं, क्योंकि 46 मांगों का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें से कुछ मांगे ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उसी के इर्द गिर्द। इसमें से जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन और न्यूनतम मजदूरी की बात है, या समय पे वेतन आना चाहिए उसकी बात है ना, और सामाजिक सुरक्षा और जोखिम भत्ते की भी आप लोगों ने बात करी है। मैं जानना ये चाहती हूँ कि कितना वक्त इस चीज़ की लड़ाई लड़ते लड़ते हो गया, पहले तो ये बताइए। और क्या अभी वर्तमान में ये जो आपका प्रदर्शन है, या इसके पहले भी लंबा वक्त हो गया है, किसी जिम्मेदार व्यक्ति से शासन प्रशासन के, सरकार के, क्या बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? जी नमस्कार। ये आउटसोर्स की जो विषय हैं, जो मांगे हैं, हम सभी जानते हैं कि आउटसोर्स जो प्रथा है, आउटसोर्स के माध्यम से जो काम लेने की जो शुरुआत हुई है, उसको लगभग 15 से 20 वर्ष हो चुके हैं। और ये आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें ये काम नहीं कर रहे हो। और कार्य भी इस प्रकार का है कि नियमित कार्य के विरुद्ध ये आउटसोर्स के कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो समस्याओं का जैसे मैं जिक्र करूं तो लगभग समस्याएं 15 से 20 वर्ष हो गई हैं। इनका समाधान होना अभी आवश्यक इस नाते है क्योंकि लगभग जब कोई कर्मचारी अपने विभागों में काम करते हैं और अपने जीवन के 15-20 वर्ष उसको सेवा में देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्र, ऐसे पड़ाव पे वो खड़े हो जाते हैं कि अगर उनकी रोजगार किसी भी कारण से अगर जाता है तो उसके परिवार के सामने, उसके सामने जो परिस्थितियां निर्मित होती हैं वो बड़ी भयावह है। उदाहरण के तौर पे जब एक कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसके घर की बच्चों की जो शिक्षा है वो उस पर डिपेंड करती है। उनके माता पिता के जो व्यवस्था या जो जीवन यापन के विषय आते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं। और एकाएक दूसरे दिन किसी की नौकरी चली जाना, तो उस परिवार पे क्या बीतता है, तो मैं समझता हूँ कि 15-20 वर्षों से
लगातार जो समस्याएं चल रही हैं, और अभी आउटसोर्स, जैसा कि आपने देखा 2 अगस्त को एक भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर हजारों आउटसोर्स कर्मचारी सम्मिलित उस आंदोलन में हुए, वो यही दर्शाता है कि कितनी समस्या कितनी गंभीर है। और प्रदेश सरकारों द्वारा इन विषयों में, या केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार है, कि लगातार कुछ ना कुछ नियमों में, कानूनों में परिवर्तन कर रहे हैं, इनके अधिकार को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आज इनकी सामाजिक सुरक्षा का विषय हो या फिर वेतन भत्तों के विषय हो, ये इतने पर्याप्त नहीं है कि एक जो डिसेंट रोजगार की जो हम बात करते हैं, भारतीय मजदूर संघ ये मानता है कि रोजगार का प्रथम अंग जो है कि सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रोजगार में आया है और नियमित प्रकार का अगर काम है, तो उसको कम से कम 60 और 62 वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा वहां प्रदान ये मुहैया कराना चाहिए। दूसरा, वेतन की दृष्टि से न्यूनतम वेतन तो है ही, लेकिन एक लिविंग वेज जो एक कर्मचारी को मिलना चाहिए, जिससे उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो ये 2 विषय गंभीर विषय हैं। तीसरा, एक आउटसोर्स के साथ एक जो बड़ा सबसे गंभीर विषय जो जुड़ा हुआ है, काम विभागों के कर रहे हैं, मॉडल एम्प्लॉयर विभाग हैं, लेकिन एक ठेकेदार के रूप में एक जो आउटसोर्स के कर्मचारियों की भाषा में हम बात करें कि एक बिचौलिए के रूप में जो एजेंसी जो बीच में है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि वो अपने निहित स्वार्थों के तहत जो अधिकार उनको दिए जा रहे हैं, जो वेतन उनको मिलना चाहिए, वो भी संरक्षित नहीं हो पा रही है। ठीक है। इसलिए ये लंबी समस्या है और हमारी मांग भी ऐसी है जी। ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगी। आलोक जी, मुझे ऐसा लगता है ये एक लंबी लड़ाई जो ये लड़ रहे हैं या जिन मांगों को लेके बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इन मांगों में कहीं ऐसी बहुत बड़ी बात तो नहीं है जो सरकार नहीं कर सकती, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है भी तो समन्वय से बातचीत करके हर चीज का समाधान निकलता है। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आप देख पा रहे हैं? करना नहीं चाहते, या जिनको जिम्मेदारी दी गई है समन्वय स्थापित करने की, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, परेशान हो रहे हैं ये कर्मचारी। अब इनका समाधान कैसे निकले? साक्षी जी, मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख के आसपास, एक मोटा मोटी अनुमान के अनुसार, ये आउटसोर्स और ठेके वाले कर्मचारी कार्यरत हैं, और एक तरीके से पूरा मध्य प्रदेश ही ये चला रहे हैं। जहां नियमित कर्मचारी काम करते हैं, उनकी जगह ये आउटसोर्स वाले कर्मचारी काम कर रहे हैं, बहुत ही न्यूनतम वेतन पर और बड़ी विषम परिस्थिति में। तो पहली चीज तो ये कि इनकी जो समस्याएं हैं, उस समस्या का निराकरण होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि, जैसा कि इन्होंने चेतावनी दी है, यदि ये हड़ताल पर चले गए, स्ट्राइक पर चले गए, तो मध्य प्रदेश एक तरीके से बैठ जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में इन 5 लाख कर्मचारियों के ऊपर ही पूरा शासन चल रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि शासन नीति बना सकता है, मुख्यमंत्री जी नीति बना सकते हैं, एक विजन दे सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो उस ब्यूरोक्रेसी को करना है जो इसके लिए जवाबदेह है। लेकिन बड़े आश्चर्य का विषय है कि ब्यूरोक्रेसी इनकी समस्याओं का निदान या समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं करना चाहती, जबकि अंतोगत्ता ये काम उसी सरकारी संस्थान के अंतर्गत कर रहे हैं जिसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी अपनी हुकूमत कर रही है। तो कहीं ना कहीं कोई पेच इसके बीच में है, जो पेच दूर होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचना बहुत आवश्यक है, ताकि वे इसमें कोई उचित और ठोस कदम उठाएं, ताकि इनके बीच में एक समन्वय बन सके और ये समस्या दूर हो सके। क्योंकि अगर हम अपने कर्मचारी को सुरक्षा नहीं देंगे, हम उसकी तरफदारी नहीं करेंगे, हम उसके वेतन की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो आउटसोर्स कर्मचारी कहाँ जाएगा? ये बिल्कुल सही बात कही आदरणीय गुर्जर जी ने, जिन एजेंसियों के थ्रू ये काम दिया गया है, वे इसमें क्या करती हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। जो वेतन जितना फिक्स है, उस वेतन के अनुपात में क्या हमने जानने की कोशिश की कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों को जो नियत वेतन संस्थान के द्वारा दिया जा रहा है, क्या वो मिल रहा है? उसमें से कितना कट हो रहा है, हमें ये भी जानना जरूरी है जी। ठीक है कुलदीप जी, क्योंकि 26 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि 5 लाख से अधिक श्रमिकों का
एक बड़ा प्रदर्शन है। क्या हम उम्मीद करें कि उससे पहले यदि मांगे मान ली जाती हैं या प्रॉपर तरीके से बातचीत हो जाती है तब तो ये प्रदर्शन नहीं होगा? और एक मुख्य रूप से मैंने जो सवाल लिया था कि अभी प्रेजेंट में, क्योंकि आप लोगों का एक प्रदर्शन अभी भी हुआ है और आगे की पूरी एक प्लानिंग भी है कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर आगे लड़ाई लड़नी है, वर्तमान में कोई ऐसा आश्वासन या बातचीत या किसी ने कोशिश की हो इसका समाधान निकालने की सरकार की तरफ से? एक सरकार से भी हमारी इन विषयों पे निरंतर बातचीत चल रही है, और चूंकि भारतीय मजदूर संघ नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन सभी कर्मचारियों का नेतृत्व करता है, और मैं इस बात की भी प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि जो भी नियमित कर्मचारियों की मांगे थी, बड़ी बड़ी लंबी समय से जो समाधान नहीं हुए थे, लगभग 20 वर्ष से, जैसे एचआरए का हम विषय कहें या फिर अभी पदोन्नति जो प्रदेश सरकार ने एक नीति और नियम बना के जिसको चालू किया है, लगभग लाखों कर्मचारी उससे लाभान्वित हुए। उसी प्रकार से जब मैं संविदा की बात करता हूं, तो संविदा भी एक तरह से आउटसोर्स की तरह ही काम करता था। 1 वर्ष का अनुबंध, उसके बाद फिर वो दूसरा अनुबंध होगा, उसमें भी अनैतिक रूप से इस प्रकार से उसका शोषण किया जाता था, वो भी हम सभी को भली भांति जानकारी में है। तो प्रदेश सरकार ने संविदा के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लेते हुए भारतीय मजदूर संघ की मांग पे एक समस्त प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए 2023 की नीति बनाई है। उसमें उनको सामाजिक सुरक्षा भी मुहैया कराई है 62 वर्ष तक। उनके वेतन भत्ते भी नियमित कर्मचारी के 90% समकक्ष की, उनकी नियमित पदों के अनुरूप समकक्षता भी निर्धारण किया है। कुल मिला के एक बड़े कदम जो इन क्षेत्रों में उठाए गए हैं, लेकिन अभी जो एक आउटसोर्स, ये बड़ा तबका जो है प्रदेश का, उसके संबंध में सरकार को काम करना चाहिए। और उसी संबंध में ये जो 2 तारीख का हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था, वो हमने किया है। क्योंकि मैं समझता हूं कि जब नियमित कर्मचारियों के लिए इतने बड़े कदम सरकार ने उठाए हैं संवेदनशीलता के साथ में, उसी प्रकार संविदा कर्मचारियों के लिए भी इतने बड़े निर्णय लिए हैं, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा आशा भी है, विश्वास भी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति भी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के निश्चित ही संज्ञान में लेकर इसका निराकरण करेंगे। और अगर उसके लिए आवश्यक है कि शीघ्र से संवाद प्रतिनिधियों से आरंभ किया जाए, तो भारतीय मजदूर संघ प्रदेश सरकार से यही आह्वान करता है कि शीघ्र आउटसोर्स कर्मचारियों की नीतिगत विषयों पर एक संवाद स्थापित करते हुए इनका समाधान कैसे हो, उसके लिए संगठन और सरकार दोनों को सामूहिक रूप से इनकी चिंता करने की आवश्यकता है। और सरकार अगर सकारात्मक कदम उठाती है, तो भारतीय मजदूर संघ स्थापना के समय से ये निर्धारित किया गया है। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा कि सरकारें, हमारा रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन रहेगा। अगर सरकारें कर्मचारी श्रमिकों के पक्ष में काम करेंगी, उनके जीवन को बेहतरी के लिए काम करेंगी, तो उन सरकारों को हम सहयोग करेंगे। और अगर सरकारें श्रमिकों के हित में नीतियां नहीं होंगी, तो उनका हमको विरोध भी करना पड़े तो हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। उसी के लिए इन सारे विषयों का समाधान हुआ। 26 अक्टूबर का हमने आह्वान किया है कि हम प्रदेश में आएंगे। अगर समाधान नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से आएंगे। और संगठन के नाते भी हमारी मांगों को लेकर जिस प्रकार से हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया है, तो उस समय भी हम एक बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा तो हम करेंगे। लेकिन हमारा आग्रह ये है कि संवाद से ही समाधान होना चाहिए और औद्योगिक शांति बनी रहे। इसका सरकार का और संगठनों का सबका सामूहिक दायित्व भी है कि वो बनी रहे। ठीक है कुलदीप, जिसमें एक मुख्य मांगों में जो बात है वो यही है कि बिचौलिया प्रथा समाप्त कर विभाग से सीधा वेतन भुगतान। वेतन को लेके भी यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, डायरेक्ट पेमेंट नहीं है, बीच में बिचौलिया की बात है। तो ये तो वही सवाल हो गया जो मैंने आलोक जी से पूछा था कि हो सकता है सरकार के कुछ जिम्मेदार लोग काम करना चाह रहे हो या बात करना चाह रहे हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो बीच में इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है ना, वहां से गड़बड़ी है। तो ये बिल्कुल जिम्मेदारी है उसको भी ठीक करने की सरकार की, लेकिन ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग भी तो समय पे ज़रूरी है, तब तो आप लोगों की समस्या का निराकरण होगा। सिर्फ कह देने भर से तो होगा नहीं। क्या इसको लेके कोई बातचीत हुई है? भारतीय मजदूर संघ के नाते गहनता से जो जिस वर्ग की समस्या है उनका गहन अध्ययन चिंतन भी किया जाता है। तो हमने उनको निष्कर्ष निकाल के दिया है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में निगम का एक गठन किया गया है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, अन्य प्रदेशों में भी नीतिगत निर्णय लेके एक्ट बनाए गए हैं जिसमें आउटसोर्स सर्विस एक्ट के नाम से हम उनको जानते हैं।
उसी प्रकार से प्रदेश स्तर पर एक नीति बनाने की आवश्यकता है और निगम मंडल गठन करने की आवश्यकता है। और इसमें कोई भी अड़चन नहीं है, ना कोई ऐसा विशेष वित्तीय भार है, ना ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान में आता है बार बार कि बीच में कोई ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से सरकार को गुमराह करने का जरूर काम करते हैं। उसका कारण ये है कि मैं समझता हूं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपनी जनता के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं, और कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से आते हैं कि नियम क्या कहता है, नियम क्या बना हुआ है, किस व्यवस्था में आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप पूर्व में भी, इतिहास में भी देखेंगे तो जो विभिन्न विभागों में मास्टर रोल में काम करने वाले कर्मचारी थे वो भी नियमित हुए। जो संविदा कर्मचारी हैं, हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि 6000 संविदा कर्मचारियों को हम नियमित करने जा रहे हैं, और भविष्य में भी इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे विभिन्न वर्गों के लिए। उसी प्रकार से इन आउटसोर्स कर्मचारियों को भी किस प्रकार से इनकी नीति बनाई जा सके, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, बशर्ते एक संवेदनशीलता से इस विषय को देखना पड़ेगा। और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हर वर्ग के लिए संवेदनशील हैं, और आउटसोर्स के संबंध में भी संवेदनशीलता दिखाएंगे, यही हमारी आशा और विश्वास है जी। मैं वही बात मैं कह रही थी आलोक जी, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। बात वहीं आ गई घूम फिर के, यदि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है, सरकार यदि अच्छे डिसीजन ले रही है, तो फिर प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? जैसे इन्होंने एक नाम लिया ब्यूरोक्रेसी का, तो ये बात सही है। जो नीति बना रहे हैं, जो मुखिया तक चीज़ों को पहुंचाते हैं कि ये मांगे हैं, इस तरीके से काम हो सकता है, तो यदि उस नीति में ही खामियां हैं तो फिर सही इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? डायरेक्टली तो कोई चीज़ें नहीं करता, तो यही तो एक मूल जड़ है। यही प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से कर्मचारियों के लिए चली आ रही थी। इसका समाधान आलोक जी? अखिल जी, करीब 67 सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में ये लोग काम कर रहे हैं। 67 उनकी लगभग संख्या है, और इन 67 में ये 5 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। इनमें संविदा वाले भी शामिल हैं, हालांकि उनकी संख्या उतनी नहीं जितनी आउटसोर्स वालों की है। अब सवाल यही है कि सरकार और इन कर्मचारियों के बीच एक समन्वय स्थापित क्यों नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इनकी समस्या हल नहीं करना चाहती, या वो इनके प्रति चिंतित नहीं है। लेकिन सवाल वही आता है कि वे जो लोग जो इस काम को, इस समस्या को सुलझाने के लिए अधिकृत हैं, यानी नौकरशाह या नौकरशाही, वो उतनी संवेदनशील क्यों नहीं है इनके प्रति। नौकरशाही को चाहिए कि इन सभी कर्मचारी संगठन या आउटसोर्स कर्मचारी संगठन, भारतीय मजदूर संघ, इनके प्रतिनिधि मंडल के साथ वो एक बैठक करे, और वो एक तय करे कि इसमें क्या क्या चीजें संभव है और क्या क्या चीजें जो नहीं हो पा रही हैं उनको शासन स्तर पर हम किस तरीके से सॉल्व करा पाएंगे। उसी स्थिति में इन सब की समस्याएं निराकृत हो पाएंगी, अन्यथा तो बड़ा मुश्किल है। आप देखिए कि किन हालातों में काम करते हैं, इसका छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं। लाइन फॉल्ट होने पर लाइन ठीक करने के दरमियान कई कर्मचारी काल कल्पित हो गए, उनकी जान चली गई। कई बार शॉक खा के वो ऊपर से नीचे लाइन से गिरे हैं, उनके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया। बहुत दुख की बात है कि इस स्थिति में मरने के बाद उनको सहारा आउटसोर्स कंपनी, जिसके माध्यम से वो लगते हैं, नहीं देती। घायल होने पर भी ऐसे कई किस्से मेरे पास हैं जिनमें उन आउटसोर्स कर्मचारी के लोगों ने, कर्मचारियों ने चंदा इकट्ठा करके उन बिजली कर्मचारियों का इलाज कराया है। भाई, हम उनको सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे? क्या उनका अधिकार नहीं है जीने का? क्या उनका सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है? तो हम और हमारी ब्यूरोक्रेसी को इस ओर कदम बढ़ाना होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही इस सारी बातों को ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी तक या सत्ता तक पहुंचाती है, और सत्ता का मैसेज वो नीचे कन्वे करती है। तो इसके बीच में एक समन्वय बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि जितने भी ये संगठन हैं, इन संगठन के माध्यम से, इन संगठन के साथ उनकी एक समन्वय की बैठक हो, और उस समन्वय की बैठक के बाद एक प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचे, और उसके माध्यम से इन कर्मचारियों की समस्या का हल हो। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी संख्या है, इन 5 लाख कर्मचारियों के साथ इनके परिवार जुड़े हुए, तो तकरीबन 5 लाख परिवारों के भविष्य का, उनके बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। जी बिल्कुल सही बात है। और कुलदीप जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की 46 मांगों को लेकर आप लोगों का विरोध है। इन 46 में से कुछ ऐसी मुख्य मांगे हैं
जिसमें से आप लोग चाहते हैं कि उस पर काम हो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मान लीजिए सरकार बातचीत के लिए आती है या 46 मांगों में से कुछ ऐसा आपने कुछ एक बना रखा है कि इन मांगों पर ही हमें कहते हैं ना कि प्रायोरिटी में है कि ये चीजें प्राथमिकता से हो जाएं, बाकी चीजों पर विचार किया जा सकता है बाद में। तो उन मांगों को मैं जानना चाह रही हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिसमें आपका समान वेतन, न्यूनतम मजदूरी है, समय पे वेतन की बातें, तो बेसिक नीड होती है, ये तो है ही। निगम मंडल का एक जिक्र आपने किया। इसके अलावा कोई ऐसी मांगे जो बेहद जरूरी आपको लगती है? सामाजिक सुरक्षा भी मैंने ऐड ऑन किया इसमें, वो भी अपने आप में जरूरी है, जैसे आलोक जी कह रहे थे। इसके अलावा जिस पर बहुत तत्काल प्रभाव में आप लोग चाहते हैं कि सोचे सरकार? देखिए, जो 46 सूत्री मांगों का जो बात चल रही है, इसमें से आउटसोर्स के संबंध में 17 सूत्री मांग पत्र है हमारा, और 46 सूत्री मांग पत्र में हमारे प्रदेश के नियमित, संविदा, आउटसोर्स, इन सभी के जो प्रमुख बिंदु हैं, जैसे उस 46 सूत्री मांग में एक मांग हमारी प्राथमिकता से, और पहली मांग ये है कि आउटसोर्स के लिए निगम मंडल बनाए जाएं। उसके बाद जैसे अन्य जो कर्मचारी हैं, जो अन्य वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनकी भी कोई ऐसी अनार्थिक मांगे भी हैं, जो जैसे अवकाश का विषय है, नीति में अवकाश कम हो गए हैं कोई, तो कई ऐसे विषय हैं जो केवल बातचीत और बैठक के माध्यम से ही समाधान होना है, लेकिन उनका भी अभी समाधान ठीक प्रकार से जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो कुल मिला के बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि जो केवल बातचीत से ही समाधान होना है। 46 सूत्री मांग में हमारा आउटसोर्स कर्मचारी की मांग है, दैनिक वेतन भोगियों की मांग है। पहले भी ऐसे प्रावधान थे कि 10 वर्ष के जो दैनिक वेतन भोगी हुए उनको विनियमित कर्मचारी किया गया। कृषि में काम करने वाली किसान मित्र दीदी हैं, 500 रुपए माह पे काम कर रहे थे, और उसके आधार पर जो कृषि क्षेत्र में 5 बार लगातार प्रदेश सरकार को अवार्ड मिला है, तो उनको एकाएक जब सरकार परिवर्तन होती है उनको एकाएक निकाल दिया जाता है। ऐसी प्रमुख मांग है। और अभी वर्तमान में जो अनुकंपा नियुक्ति का जो विषय है वो भी बड़ा गंभीर विषय आ रहा है। एक सीपीसीटी एग्जाम रहता है, उस सीपीसीटी एग्जाम के माध्यम से जो नहीं कर पाए हैं उनको बाहर कर देना। तो पहले भी शिथिलता इन प्रावधानों में की गई है, लेकिन अभी ब्यूरोक्रेसी में ये असंवेदनशीलता ही इसको कहेंगे कि वो ये नहीं दिख रही है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई है। अगर कोई किसी महिला का पति का स्वर्गवास हुआ है, उसके अनुकंपा के आधार पर वो आई हैं, तो उनको सीपीसीटी के आधार पर ये ना देखते हुए कि इनका परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है। देखिए, सीधी भर्ती नहीं है ये अनुकंपा वाली, जिसमें सारे प्रावधानों की पूर्ति की जा सके। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ जो गंभीर विषय हैं, तो उन सभी को 46 सूत्र पे हमने कवर किया है। और मैं समझता हूँ 46 सूत्र में हमारी सरकार से भी बातचीत आरंभ हो गई है, और उसमें जल्दी हम उनके साथ इन विषयों पे बैठने वाले हैं। और मैं प्रदेश के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जिस संवेदनशीलता से अन्य वर्गों के भी समाधान हुए हैं, जो 46 सूत्री मांग हमारी है उनका भी निश्चित रूप से सरकार समाधान करी, हमें ये आशा है। ठीक है कुलदीप जी, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं बातचीत चल रही है, तो कब कौन सा स्टैंड सरकार लेती है, किस तरीके से समाधान निकलता है, हम देखेंगे। समय हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है, सरकार कब लेगी संज्ञान? उन्हें ऐसा लग रहा है कि जल्द इस पर कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि लगातार सरकार से, जिम्मेदारों से बातचीत हो रही है। लेकिन इनकी जो मांगे हैं, उन मांगों में प्रमुखता से 17 मांगे ऐसी हैं जो सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों की हैं। तो उनमें से कितनी मांगों पर प्रथम दृष्टया काम होगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि यदि बात और समन्वय नहीं बनता है तो फिर 26 अक्टूबर को एक बड़ा प्रदर्शन करने की भी इन्होंने चेतावनी दी है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।